Friends, this is video number 1 of सेंटर ऑफ मास। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेंटर ऑफ मास है क्या, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें पढ़ने के लिए। एंड सेकंड वन, हम सेंटर ऑफ मास इतना ज़रूरी है कि हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। अब ये डिस्क्रीट मास सिस्टम्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली अब सेंटर ऑफ मास की ये नीड है कि अभी तक जो सिस्टम्स हम पढ़ रहे थे ना, अभी तक हम हर एक मास को पॉइंट मास मान रहे थे। हमने गाड़ियों तक को स्टडी किया, लेकिन उसको माना क्या, उसको हमने पॉइंट मास माना। जो भी फोर्स लग रही थी हम यही मान रहे थे कि बस उसके सेंटर पे ही लगती है। लेकिन एक्चुअली जो बॉडीज़ हैं वो तो कभी पॉइंट मास की होती नहीं है। एक्चुअल बॉडीज़ तो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, उसके अंदर तो एक पार्टिकल नहीं होगा, उसके अंदर तो बहुत से पार्टिकल होंगे। तो उन सारे पार्टिकल्स को अगर एक साथ स्टडी करना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हर पार्टिकल की कई बार मोशन डिफरेंट होती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने जब पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक बॉल को एक ग्राउंड से फेंकेंगे, यहाँ से एक इंक्लाइंड एंगल पे, और वो यहाँ जाएगी बॉल, और इस तरह से वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेगी। जस्ट इमेजिन कि इसी तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन अगर मैं एक हैमर को दूं। हैव यू सीन अ हैमर? ये वुडन स्टिक और यहाँ पे बड़ा सा ब्लॉक इस तरह का, ठीक है। ये इस तरह का एक हैमर है जिसको हमने रोटेट करके जरूर से, यहां से पकड़ा मैंने, इस एंड से पकड़ा और उसको जोर से फेंका छत के ऊपर से उसको फेंका। फाइन। तो छत के ऊपर से फेंका। जब छत के ऊपर से हम बॉल वगैरह को फेंकते थे, पॉइंट मास को फेंकते थे, तो हमने ये पढ़ा था कि वो ऐसी मोशन लेता है। तो इसकी मोशन का क्या होगा? ये तो घूमता घूमता जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो? आई बिलीव कि ये बिल्कुल घूमता घूमता जाएगा। तो इसकी मोशन कैसी हुई? किस किस पार्टिकल को स्टडी करूं? लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या देखी गई कि इसका जब सेंटर ऑफ मास निकाला गया, इसका जब सेंटर ऑफ मास को स्टडी किया गया कि इस मतलब क्या है सेंटर ऑफ मास इस पूरी बॉडी का, विच कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स, मैनी पॉइंट मासेस, उसका लेकिन एक पॉइंट इस पे ऐसा है, उसका लेकिन इस पे पॉइंट एक ऐसा है जहां पे उसकी मोशन बिल्कुल वैसी ही आई जैसी हमने पहले पढ़ी थी। इसलिए सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी करना कंपैरेटिवली बड़ी सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू कि मैं पूरे हर एक पार्टिकल को अलग अलग स्टडी करूं, विच इज नॉट फिजिबल। आपको मालूम है इसकी मोशन अलग हुई होगी, इसकी मोशन अलग हुई होगी, इसकी मोशन अलग हुई होगी, हर एक पार्टिकल की अलग अलग मोशन हुई होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि छत के ऊपर से अगर एक हैमर को भी फेंका गया जो घूमता घूमता नीचे पहुंचा, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन बिल्कुल वही ट्रिजेक्टरी आई, वही ट्रिजेक्टरी की इक्वेशन आई जो हमने पॉइंट मास के लिए पढ़ी थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर और बात करोगे। आज ही इस इंट्रोडक्शन के अंदर सब कुछ खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां हुआ। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, बाकी तो कैलकुलेशन से सब कुछ निकलता है, लेकिन और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर आप सेंटर ऑफ मास को समझना चाहते हो, मैं अगर आपको एक ऐसा सिस्टम दूं जिसका एक मास यहां लगा है, जैसे डंबल होता है ना आपका, वैसा, लेकिन डंबल के बीच में मैंने रॉड ऐसी लगाई है जिसका वेट लगभग निग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में? ये जो मासेस हैं, ये मान लो ये 10 kg का है, अगर इस तरफ मान लो, इस तरफ भी मान लो 10 kg का है, ठीक है। दोनों तरफ 10 kg का ये हैवी मास है, ठीक है। 10 kg का हैवी मास है, लेकिन जो बीच में इसके ये रॉड है ना जिससे ये कनेक्टेड है, ये मान लो निग्लिजिबली बहुत छोटा मास है। मान लो इसका मास है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम इसमें क्या ऐड करना, तो उस 20 ग्राम को निग्लिजिबली स्मॉल माना, जिसको हम क्या मान के चल लेंगे, 0। आपका पूरा फोकस होगा कहां पे? इस 10 kg पे। अब मुझे आप बताओ, ये दो मासेस 10 kg के अगर होंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका पता लगाने के लिए आप इनको अपनी एक फिंगर के ऊपर, एक फिंगर ऐसे निकालो, देखो मैं बताता हूं,
ऐसे फिंगर रखो, ऐसे फिंगर रखो और इस फिंगर के ऊपर इसको होल्ड करो, इस पूरे सिस्टम को जो मैंने अभी आपके यहां पे डायग्राम बनाई है। ऐसे एक पॉइंट यहां पे ऐसा होगा जहां पे ये पूरा बैलेंस कर जाएगा, और वो पॉइंट कहां होगा? बिल्कुल इसके सेंटर में। वो पॉइंट कहां होगा? बिल्कुल इसके सेंटर में। अगर आप अपनी फिंगर को एडजस्ट कर पाए, अगर आप अपनी फिंगर को एडजस्ट कर पाए तो ये बिल्कुल बैलेंस कर जाएगा इस तरफ और इस तरफ। मतलब ये जस्ट आइडिया लेने के लिए, हमने आइडिया नहीं लेना है, हमने तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताना है। हमने तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताना है कि अल्टीमेटली आपका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा। मैंने अभी हैमर की एग्जांपल, हैमर कैसे जाएगा? ऐसे घूमता 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 नीचे जाएगा। इस बात को अंडरस्टैंड करो कि घूमता 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 नीचे पहुंचेगा, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी मोशन को अगर स्टडी किया गया, आप नहीं कर सकते अभी, लेकिन उसकी मोशन को स्टडी किया गया तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी आई वो बिल्कुल पैराबोलिक शेप थी जो हमने पहले पॉइंट मास के लिए किया था। और अगर आप बोलोगे अब सर अगर हमें बाकी पार्टिकल्स को स्टडी करना होगा, तो जब अगर आपको सेंटर ऑफ मास का पता चल जाएगा ना कि उसकी मोशन कैसी है, तो आप बाकी पार्टिकल्स का उसके रिस्पेक्ट में काफी इजीली निकाल सकते हो। वो भी हमने पढ़ना है, वो हम पढ़ लेंगे। तो ये बात आपने अंडरस्टैंड की कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप एक डिस्क ले लो। अगर आप एक डिस्क ले लो, कुछ बातों को समझा पाऊंगा, कुछ की हम कैलकुलेट ही करेंगे। एक डिस्क ले ली, डिस्क मतलब जैसे प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, एक प्लेट है। इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके लिए भी आप वैसे ही फिंगर निकालो और फिंगर के ऊपर इसको एक टिप के ऊपर ऐसे ना खड़ी करके, जैसे आप अपनी कॉपी को भी कई बार अपनी फिंगर के ऊपर घुमाते हो, वैसे इसको भी आपने एडजस्ट करना है। तो बिल्कुल सेंटर में इसका जो सिमेट्रिकल सेंटर है ना, इसका जो सिमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं इसको, जहां पे ये बिल्कुल इसका सेंटर आएगा, वहां पे ये बिल्कुल एक क्या करेगा, तो इसलिए ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बिल्कुल सेंटर जो होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसका सेंटर ऑफ मास मैंने आपको अभी बताया कैसा। एक रॉड ले लो, लकड़ी की एक अपनी स्टिक ले लो, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल सेंटर में। हाँ, ये जैसे हैमर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बाकी चीजों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसको हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको अभी तक यही बता पा रहा हूं कि आपको सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ना है, और ये हैमर वाली एग्जांपल अपने पास जरूर नोट करना, क्या कि क्यों हम इसको सेंटर ऑफ मास को पढ़ते हैं। क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी करने के लिए आपको कुछ सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी पार्टिकल्स की मोशन को अगर स्टडी करना होता हमें अगर सेपरेट, तो हमारे लिए काम बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। हम पॉइंट मास की स्टडी उन सारे पार्टिकल्स पे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन पॉइंट मास की स्टडी को हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी पे बिल्कुल लगा पाएंगे। इसलिए इस बातों को हमने अंडरस्टैंड करते हुए अब अपने चैप्टर को आगे बढ़ाना है। आपको इतनी बात समझ आ गई, दिस इज अ इंट्रोडक्शन। मैं और बार बार आपको ये बातें बार बार बताता रहूंगा कि सेंटर ऑफ मास की हमें ज़रूरत क्या थी इन माय कमिंग लेक्चर्स। लेकिन अभी हम जो फोकस करने वाले हैं अब वीडियोस के अंदर, वो ये है कि सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। लेकिन पहले मैं डिस्क्रीट सिस्टम्स ले रहा हूं। डिस्क्रीट सिस्टम, आप बोलोगे सर डिस्क्रीट सिस्टम क्या हुआ? डिस्क्रीट सिस्टम का भी मीनिंग आपको बताता हूं। ये जो वर्ड डिस्क्रीट है ना, दिस हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग इन फिजिक्स एक्चुअली। डिस्क्रीट क्यों? एक्चुअली जितनी बॉडीज आप अपने अराउंड देखते हो ना, जितनी बॉडीज आप अपने अराउंड देखते हो आगे पीछे कहीं पे भी, मेजॉरिटी कॉन्टिन्यूस हैं। दो तरह की बॉडीज होती हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको पहले ये बात समझाई कि कॉन्टिन्यूस जो बॉडीज, जितनी बॉडीज आपके पास है, आपकी बुक, आपका टेबल, आपका बेड, आपका वॉल, कुछ भी, एनीथिंग, आपका पेन, एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूस इन दिस वर्ल्ड। मेजॉरिटी थिंग्स आर कॉन्टिन्यूस। लेकिन एक और बात आपको बता देता हूं, जितनी भी ये चीजें हैं ये छोटे पार्टिकल से बनी हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपकी पिक्चर जो आप अपने मोबाइल पे खींचते हो। जो पिक्चर आप अपने मोबाइल पे खींचते हो ना, आपको मालूम होगा कि मोबाइल कंपनीज तो आजकल इसी पे सारी अपनी एडवर्टीजमेंट करती हैं कि उनका कैमरा कितने पिक्सल्स का है, कितने मेगापिक्सल्स का है। अगर आप ध्यान दो,
अगर कभी भी एक छोटी फोटोग्राफ को जब आप एक बड़ी स्क्रीन पे खोलते हो ना, तो वो कहते हैं ये फोटो फट गई। वो फट गई का मतलब ये होता है कि उसके जो एक्चुअली जो पिक्चर आप अपने मोबाइल पे देखते हो ना, बड़ी क्लियर नजर आ रही होगी आपको, लेकिन उसी को एक बड़ी सी दीवार पे ले आओ तो वो आपको वही पिक्चर जो है ना, अब मैंने बोला ना फटती हुई नजर आती है। वो बेसिकली क्या मतलब होता है उसका ये मतलब है कि जब आप पिक्चर अपने मोबाइल पे देख रहे हो तो आपको लगता है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक्चुअली आपकी जो पिक्चर है वो एक बड़े छोटे 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 पार्टिकल से बनी है। उन पार्टिकल्स को कैमरा टेक्नोलॉजी में, पिक्चर टेक्नोलॉजी में हम लोग बोलते हैं पिक्सल्स। कि मतलब आपकी जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कि एक ही चीज़ है यार, वो तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, उसमें कोई टूटी हुई नजर आती है हमें कि नाक की अलग फोटो है, आंख की अलग फोटो है, सर की अलग फोटो है, टांग की अलग फोटो है, ऐसा नहीं है। हमारे को पूरी एक बॉडी जैसे हम हैं वैसा ही हमें पूरी पिक्चर में नजर आती है। लेकिन वो पिक्चर जो एक्चुअली बनी हुई है वो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, लेकिन वो इतने ज़्यादा पार्टिकल इतने छोटे से स्पेस में लाई करते हैं कि हमें वो क्या नज़र आता है, हमें वो कॉन्टिन्यूस नज़र आता है। इसी तरह से मैं ज़्यादा इसको डिटेल अभी नहीं दे रहा कि पूरा लेक्चर ही मेरा इस पर चला जाए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आते आते 11th 12th पूरा खत्म होते आपको ये सब पढ़ना है और अच्छे से डिटेल अपनी समझनी है, इसलिए टाइम लगा के खुद समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें, जैसे क्लाउड्स आपको दिखाई देते हैं, कॉन्टिन्यूस दिखाई देते हैं कि डिस्क्रीट? कॉन्टिन्यूस। अलग अलग थोड़ा दिखाई देता है आपको ड्रॉप, लेकिन बना तो वो डिस्क्रीट से ही है ना, बना तो छोटे छोटे पार्टिकल से ही है। इसलिए कॉन्टिन्यूस बॉडीज को स्टडी करने से पहले हम हमेशा डिस्क्रीट वर्जन समझते हैं। हम हमेशा बोलते हैं हमारा एक टू पार्टिकल सिस्टम, हम बोलेंगे टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम क्या हुआ? एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ टू पार्टिकल से बनी है। आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी बॉडी है जो दो पार्टिकल से बनी है? नहीं बनी है भाई, नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है। दो पार्टिकल से थोड़ा कोई बॉडी बन सकती है, लेकिन हमारा पढ़ने का एक प्रोसीजर होता है। हम पहले टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एन पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे, एन मतलब कि कितने भी ज्यादा हो जाए, 100 पार्टिकल हो जाए तो एन पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे। फिर एन पार्टिकल सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूस बॉडीज। तो कॉन्टिन्यूस बॉडीज के साथ हम कैसे ऑपरेट करेंगे? दिस इज जनरल ट्रेंड ऑफ लर्निंग द थिंग्स। हम इस तरह से आगे चलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीख रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रीट सिस्टम्स का। अब डिस्क्रीट सिस्टम्स का जो सीखने वाले हैं उसके ऊपर ज़रा फोकस करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि सेंटर ऑफ मास हम किस तरह से पढ़ेंगे, उसको समझते हैं। ये मैंने एक टू पार्टिकल सिस्टम ले लिया, एक ऐसी बॉडी ले ली जिसके अंदर क्या है, दो ही मासेस हैं। एक सिस्टम बोलो, आप बॉडी मत बोलो, एक सिस्टम है जिसके अंदर दो मासेस हैं, M1 और M2। ठीक है, M1 और M2 हैं, और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फाइन। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करने के लिए, जैसे ये दो मासेस कहीं पड़े हैं, अब किसी भी चीज़ की पोजीशन अगर आपको बतानी हो उसमें आपके पास दो मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप सीधा कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 1 2 3 -1 2 -9, ऐसे करके कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल हैं, ये भी पॉइंट मासेस हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट मासेस हैं। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या बात करेंगे कि इसका, अब हम या तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट में लिख लो 1 0 1, ऐसे करके कुछ भी हमें नहीं मालूम है क्या है वो, हाँ हम अभी जर्नल कर रहे हैं। तो यहाँ उसको पोजीशन वेक्टर, एक नई टर्मिनोलॉजी आप सीख रहे हो, उसमें उस टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा M1 का पोजीशन वेक्टर है, M1 का पोजीशन वेक्टर है R1। ये एक सिस्टम मैंने ले लिया जहां पे M1 और M2 दो मासेस पड़े हैं जिनके पोजीशन वेक्टर हैं R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। हमसे एक्सपेक्टेड है कि हमें M1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है, R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है, मतलब हमें दो मासेस गिवन हैं जिनके पोजीशन भी हमें मालूम है। हमें सिर्फ पूछा गया कि बताओ भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताने का क्या तरीका है आपके पास कि आप उसका पोजीशन वेक्टर बता दो कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लर्न करना है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या फॉर्मूला बनता है इसका। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। आप जनरल बात करो कि R1 और R2 किसके बराबर है, मैं R1 लिख के देता हूँ, R2 आप खुद लिख लेना अपनी कॉपी पे। R1 वेक्टर किसके बराबर होता है, R1 वेक्टर हो गया जैसे x1 i1, सॉरी i1 नहीं i कैप, प्लस y1, सॉरी यस y1 j कैप, प्लस k1 प्लस k, सॉरी प्लस z k कैप, 1 1 भी लगा दो क्योंकि फर्स्ट मास का है तो मैंने इसलिए 1 1 लगा दिया। ठीक है, 1 1 लगा दो आप। ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया R1। इसी तरह से आप R2 भी लिख सकते हो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसके बराबर होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k, इसके बराबर होगा। और आपका RCM किसके बराबर है, ये लिख लो। RCM किसके बराबर है, XCM i कैप, ठीक है, XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM, उसके भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे ना। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन देनी है आपको, तो आपको किस में लिखना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स की जगह आप आज की डेट में आप क्या बोलते हो, नई टर्मिनोलॉजी क्या सीखी आपने 11th में आके, पोजीशन वेक्टर प्लस ZCM k कैप। आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि अगर मुझे 1 1 1 किसी की 1 2 3 मुझे पोजीशन गिवन हो, तो वो अगर पोजीशन वेक्टर में उसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये तो मालूम होना चाहिए इतना। ये तो हमने जनरल पूरा तीनों पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखा। अगर कोई कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखना चाहता है अलग अलग XCM, तो मैं XCM अलग से लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। XCM इक्वल टू, हर चीज़ काम आती है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ इतने फॉर्मेट्स में। M1 ये फॉर्मूला है, अगर XYZ में आप अलग अलग लिखना चाहते हो, R की टर्म्स में नहीं लिखना चाहते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम खुद काम करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ आएगा। ये लो, ये आ गया n पार्टिकल सिस्टम के लिए। मैंने पहले 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बताया, अब n पार्टिकल सिस्टम पे आ गए। लेकिन अभी भी मुझे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। जब मुझे ये इतने ज़्यादा जंबल हो जाएंगे कि वो पॉइंट्स नज़र ही ना आए, वो मुझे कॉन्टिन्यूस नज़र आए, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम उसको कॉन्टिन्यूस बॉडी बोलेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। अभी उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल उसकी मैं अगर आप चाहते हो मैं बताऊँ तो एक रॉड जो है दैट इज़ ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम। इसका फॉर्मूला देख लो क्या लिखा हमने, M1 अब उसी को एक्सटेंड किया है, नथिंग एल्स। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समझने में मुश्किल आएगी। जैसे मैंने इसको अपोजिशन वेक्टर की टर्म्स में लिखा, इसको भी आप XCM YCM और ZCM की टर्म्स में लिख सकते हो, बट उसमें कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। इतना आपके लिए इनफ है इसके लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब मान लो मुझे कोई 2 मास का सिस्टम ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे आपको, जैसे मैंने दिखाया है, यहाँ पे M1 और M2 2 मासेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस d है, और आपसे पूछ लिया बताओ यार इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, कहाँ मालूम, हमें नहीं मालूम कहाँ लाई करेगा, बट वो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। वो डिस्टेंस हम यहाँ से मान लो निकालना चाहते हैं कि हमें ये डिस्टेंस बता दो यार कि ये D1 कितना होगा। अगर मुझे ये D1 पता चल जाएगा, और मान लो ये डिस्टेंस कितना है, D2 है, मान लो ये डिस्टेंस D2 है, लेकिन एक ही निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, या D1 या D2, क्योंकि D1 जब आपने निकाल लिया तो D2 इक्वल टू क्या होगा, टोटल D माइनस क्या D2 इक्वल टू D माइनस D1। तो वो तो सिंपल बात है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज़ कि इसको हम अब करेंगे कैसे। इसको हम करेंगे भी और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे यहाँ से। उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमने अच्छे से अभी, ठीक है। अच्छे से देखना ज़रा कैसे। हमें तो अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम से आता था, इसलिए हमने क्या किया, हमने इनको दोनों को अपनी मर्ज़ी से ऐसे रख लिया। इसको ओरिजिन पे रख दिया और ये इस तरह से हमने रख दिए मेरे दोनों मासेस को। एक्सिस कहीं पे भी बना लो, हमें मालूम है ये दोनों बिल्कुल सीधे सीधे ज्वाइंट है। इनकी सीधी लाइन जो ज्वाइन करती थी उसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। आपको सामने सामने नज़र आ रहा है कि वाई एक्सिस का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। इसका तो कोई रोल है ही नहीं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो M1 ये था, ये कितनी पोजीशन पे है, 0 0। तो ऑब्वियसली जो M2 होगा वो किस पोजीशन पे होगा, वो किस पोजीशन पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना था, D, तो ये D हो गया। अगर ये 0 0 था तो ये आप, तो इसी तरह से आपको मान लो कि कभी नहीं दिया हो कि कहाँ पे एक्सिस कहाँ पे है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी एक्सिस ले सकते हो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप पता चलता जाएगा। तो D,0 ये हो गया, ठीक है। तो अब मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालनी है, तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है XCM किसके कैसे निकालते हो आप, ये पोजीशन यहीं पे होगी कहीं। अब वो XCM निकालना है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा, M1 इंटू 0, देखो आपके सामने M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही तो था। और अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ गया XCM का XCM का आंसर कितना आया, M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मतलब आपने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्या निकाला आपने कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाला M2D अपॉन M1 प्लस M2 0 वाई एक्सिस में तो हो ही नहीं सकता ना, इन्हीं दोनों के बीच में ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो ये यहाँ पे आ गया 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब इस बात को हमने समझा कि भाई हम इसको अब इस तरह से कोऑर्डिनेट, मतलब कभी कभी हम इस चीज़ 2 मासेस अगर इस तरह से होंगे तो हम बोलेंगे ये इस मास से कितनी दूर है, मतलब ये जो D1 हमने D1 की वैल्यू निकाली, क्या इसको मैं D1 बोल दूं,
और d1 क्या है, m1 मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी, m1 मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, और m2 मास से कितना है, सब्ट्रैक्ट कर ले भाई, कर ले सब्ट्रैक्ट, खुद करो सब्ट्रैक्ट, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। यहां मैं d2 लिख रहा हूं, बट d2 की वैल्यू क्या होगी मैं आपको बताता हूं। d2 की वैल्यू होगी m1d, सिमेट्री देखो ना, सिमेट्री से सब कुछ पता चल जाता है। जब आपने डिस्टेंस लेना था कहां से, m1 से, तो न्यूमरेटर में क्या आया, m2। जब आपने डिस्टेंस लेना है कहां से, m2 से, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, m1। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, यही आंसर आएगा। d माइनस करके देखो, आपको अपने आप ये आंसर मिलेगा। m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये d2 आ गया। यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकला, क्या कि अगर दो मास सिस्टम हमारे को, टू मास सिस्टम हमारे को दिया हो, तो उसके बीच का जो सेंटर ऑफ मास है उसको किसी भी मास से आप निकाल लो, उसके डिस्टेंस निकालना हो आपको तो आप बड़े मजे से निकाल सकते हो। ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना, ये कोई आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पीछे आपको करके बताया वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। आपने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लेना कि टू मास सिस्टम हो तो हम ये वाला फंडा यूज़ करते हैं। यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिलती है, एक कॉमन सेंस कहती है, जैसे हैमर की एग्जांपल आपको मैंने दी थी। अगर कभी आपको फिंगर पे अपनी बैलेंस करना पड़े तो आप कैसे करोगे, आप ज़रा इमेजिन करो उस चीज़ को लेके। उसको बैलेंस करने के लिए आपको बिल्कुल हैवियर मास की तरफ अपनी फिंगर को रखना पड़ेगा। आप सोचो ये हैवी चीज़ है। अगर ये एक हैवियर मास हो और एक बिल्कुल लाइट मास हो, ठीक है, और इसके बीच में मान लो एक वही मासलेस कोई एक रॉड चीज़ कनेक्टेड हो, अगर इसको मैंने उसी फिंगर पे बैलेंस करना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आप मुझे बताओ क्या आपको अपनी फिंगर को यहाँ रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है। उतनी पास रखना पड़ेगा, किसके पास रखना पड़ेगा, हैवियर मास के। इसलिए नहीं भी समझ आया हो तो आप एक बात याद कर लो जो मैं बताऊंगा अभी, आपका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज क्लोजर टू हैवियर मास। बिल्कुल सिंपल बात ये है, मतलब उसका डिस्टेंस ये यहाँ पे जैसे मैंने ज़्यादा पास किसके बनाया है, m1 के, इसका मतलब m1 यहाँ बड़ा होगा किससे, m2 से। इसका मतलब ये एक रिलेशन डिराइव हुआ हमारा यहाँ से। देखना रिलेशन क्या हुआ कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, लिख दो d, मतलब ये क्या लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, मतलब जितना हैवियर मास होगा उतनी उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उतना कम होगा। जितना मास ज्यादा होगा उतना उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम होगा। तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। यहां से क्या पता चलता है, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। वैसे भी वो यहां से भी देख सकते हो, आप यहां से भी देख सकते हो। m1d1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू m2d2। इसको छोड़ो, यहां नहीं दिख रहा है, ठीक है। m1d1 यहां से देखा, md कांस्टेंट हो गया ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या होता है, md इज इक्वल टू कांस्टेंट। md इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हुआ m1d1 इज इक्वल टू m2d2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही रिलेशन, व्हेन x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, xy इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये हमेशा याद रखना, ये मैथमेटिक्स है। m1d1 इज इक्वल टू m2d2।